हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना सकूँ। ओके, तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इससे पहले हमारी इंडिया में एक और एक्ट था जिसका नाम है MRTP एक्ट। ठीक है, पहले मैं बेसिक से बता रही हूँ, बेस से पहले क्लियर कर रही हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पहले एक और एक्ट था जिसका नाम था MRTP एक्ट। ठीक है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969। ओके, और ये जो MRTP एक्ट था ना, इसमें तीन मतलब जो टॉपिक थे उस पर बातचीत होती थी। वो तीन टॉपिक थे आपका MTP, RTP और UTP। ठीक है, MTP बोले तो मोनोपोलिस्टिक्स ट्रेड प्रैक्टिस, RTP में आएगा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और UTP में आएगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ओके, तो ये जो MRTP एक्ट था 1969 में, ये तीनों चीज़ों पे जब बातचीत होती थी, अगर इन तीनों से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे अगर आपको शिकायत करनी होती थी तो उस वक्त में एक बॉडी था जहाँ पे हम शिकायत कर सकते थे और वो बॉडी का नाम था MRTPC। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ ना कि ये जो तीन टॉपिक है जैसे कि MTP, RTP, UTP, 1986 को क्या हुआ, ये जो आपका UTP लिखा हुआ है ना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसको कैंसिल करके ये बॉडी को, UTP को, जो टॉपिक है, इस टॉपिक को डाल दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। मतलब कि पहले था 1969 में MRTP एक्ट जिसमें तीन मुद्दे पर बातचीत होती थी, उसमें से एक बॉडी को काट दिया जिसका नाम था UTP, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी मतलब कि चाहिए तो वो किस पे होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या चीज़ को डाल दिया गया, UTP। तो 1986 में जो बॉडी आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसमें क्या डाल दिया, UTP, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ओके, तो पहले के जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो उस वक्त में क्या था ना, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। कौन, आपका प्रोड्यूसर्स, सेलर, ये लोग जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे तो ये लोग क्या करते थे ना, लोगों को गलत क्वांटिटी, गलत क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते थे, जिससे क्या मतलब कि उन लोगों के साथ कैसा मतलब एक धोखाधड़ी टाइप का मतलब कि अनफेयर ट्रेड करते थे। तो ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस था, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मेन मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या था, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से कंज्यूमर को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ये था इसका मेन मुद्दा। ठीक है, और ये कब आया था, 1986 में, और ये किस मुद्दे पे बातचीत करता है, UTP, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पे। चलिए इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एक्ट हैज़ बीन पास टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड टू स्टैब्लिश द कंज्यूमर काउंसिल एंड अदर अथॉरिटीज टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट एंड अदर रिलेटेड मैटर्स। Before discussing the provision of this act, it is better to have an idea about the different terms used in this act like consumer, consumer dispute, etc. आपको कंज्यूमर का मतलब तो पता है, कंज्यूमर मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट को क्या करता है, कंज्यूम करता है। लेकिन कंज्यूमर डिस्प्यूट किसको बोलते हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट का मतलब होता है जैसे कि आपको किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या है, कंप्लेन है, और आपने वो कंप्लेन ले जा करके सामने वाले बंदे जो सेलर है उसको आपने कंप्लेन किया कि भाई आपने कैसा प्रोडक्ट दिया है, ये तो मतलब पूरा वेस्ट है, पूरा ख़राब हो चुका है, इसकी क्वालिटी पूरी ख़राब है। और सामने वाले बंदे ने आपके कंप्लेन को क्या किया, रिस्पॉन्स नहीं किया। आपने जो भी कहा उसको क्या कहा, वो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कोई कार्रवाई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा। तो ये जो रिस्पॉन्स नहीं करेगा ना, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट। मतलब कि आपने शिकायत तो की, आपने कंप्लेन तो की, लेकिन सामने वाले बंदे ने क्या किया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ कंज्यूमर डिस्प्यूट का मतलब लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21E ऑफ द एक्ट, कंज्यूमर डिस्प्यूट मीन a dispute where the person against whom a
complaint has been made, denies or dispute the allegation contained in the complaint. If the person agree to the complaint, अगर सामने वाले बंदे agree होता है complaint के लिए तो there is no consumer dispute. अगर सामने वाले बंदे ने क्या किया, agree कर दिया, response दिया आपकी बात को, तो इसका मतलब consumer dispute नहीं हुआ. और अगर सामने वाले बंदे ने मतलब response नहीं दिया तो क्या हो गया, consumer dispute हो गया. और जब consumer dispute हो जाएगा तब आप क्या करोगे, आप अपनी शिकायत तो करोगे ना, आप तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते. तो आप अपनी शिकायत बेसिकली जैसे कि MRTP एक्ट में मैंने क्या कहा था, आप जो भी शिकायत 3 चीज़ में जो भी मुद्दे पे शिकायत होती है वो हम लोग कहाँ करते हैं, MRTP C में करते हैं. उसी तरह अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको कोई भी शिकायत करनी होगी तो आप कहाँ पे करोगे, रिड्रेसल एजेंसी. ओके, ये रिड्रेसल एजेंसी क्या है, ये रिड्रेसल एजेंसी में 3 सेक्शन आते हैं. ठीक है, एक आता है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक आता है आपका स्टेट फोरम और एक आता है आपका नेशनल फोरम. ठीक है, अब देखते हैं. कंप्लेन आर जनरली कैटेगरी इनटू 3 सेक्शन. रिड्रेसल एजेंसी में 3 सेक्शन आते हैं. वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व इज अप टू 20 lakhs. ठीक है, अगर 20 lakhs तक की अगर आपको कोई भी कंप्लेन करनी है, कोई भी शिकायत करनी है 20 lakhs तक की, तो यू विल हैव टू फिल द कंप्लेन इन डिस्ट्रिक्ट फोरम. तो आप वो कहाँ पे करोगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में करोगे. मतलब कि अगर आपको 20 lakhs तक की कोई भी कंप्लेन है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन कर सकते हो. सेकेंड है, वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व इज मोर देन 20 lakhs इज वैल्यू बट डज नॉट एक्सीड ₹1 crore. अगर आपको 20 लाख से ज़्यादा की कंप्लेन है बट 1 crore से कम की कंप्लेन है तो आप ऐसे कंप्लेन को फिल द कंप्लेन विद द स्टेट कमीशन. तो आप कहाँ पे करोगे, स्टेट कमीशन में कंप्लेन कर सकते हो. थर्ड है, वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व इज मोर देन 1 crore इन वैल्यू देन यू कैन फिल अ कंप्लेन विद नेशनल कमीशन. अगर 1 crore से ज़्यादा की अगर आपको कोई शिकायत है तो आप कहाँ पे करोगे, नेशनल कमीशन में. मैंने क्या कहा, रिड्रेसल एजेंसी जो है वो 3 सेक्शन है. ठीक है, पहला सेक्शन डिस्ट्रिक्ट है, सेकेंड है आपका स्टेट, तीसरा है नेशनल. डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या होता है, अप टू 20 lakhs. अगर आपको 20 lakhs तक की कोई भी कंप्लेंट करनी है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हो. और मोर देन 20 lakhs बट लेस देन 1 crore दैट टाइम यू कैन फिल इन स्टेट कमीशन. एंड मोर देन 1 crore से ज़्यादा की अगर कोई भी कंप्लेन है तो आप कहाँ पे करोगे, नेशनल कमीशन में. ओके, तो ये रिड्रेसल एजेंसी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट आते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में बात करते हैं. जैसे कि मैंने अभी रिड्रेसल एजेंसी में क्या कहा, आप कंप्लेन कर सकते हो जो आपकी मतलब कि जितनी लिमिट की मतलब कि आपकी वैल्यू है उस वैल्यू को आप 3 लेवल में से कोई भी लेवल पे कंप्लेन कर सकते हो. ठीक है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है, ये क्या करता है ना, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है, जो भी कंज्यूमर के राइट्स है उसको क्या करना, प्रोटेक्शन करना. ठीक है, तो establish of Consumer Protection Council is another important provision of the Consumer Protection Act. The Consumer Protection Council are in addition to the Consumer Dispute Redressal Agency. The Act provide for the formation of Central Consumer Protection Council at national level and State Consumer Protection Council in each state. The council are advisory in nature. The principal object of the council is to protect the right of the consumer. Likes कहा था ना, consumer like जो consumer के जो rights है उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना. तो ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. अब देखते हैं कि कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स है. तो कंज्यूमर के बेसिकली कितने राइट्स है, 6 राइट है. ठीक है, तो ये 6 राइट्स के बारे में जानते हैं. तो सबसे पहले जो राइट्स है लिखा हुआ है, राइट टू बी प्रोटेक्ट. आपको पूरा राइट्स है कि आपको प्रोटेक्शन मिले. आप जो भी मतलब प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो तो आपको पूरा राइट्स है कि आपको उसमें क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले. आप सेफ चीज़ ही लोगे अपने लाइफ के लिए. तो ये पहला राइट्स है. अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्ड्स टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. टू सिंप्लीफाई this, it can be said that is the duty of the manufacturer and the distributor not to supply any goods to the consumer which fail to comply with the generally safety requirement. ठीक है, मतलब बेसिकली जनरली क्या होना चाहिए, आपको वही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए जो आपके लाइफ के लिए क्या हो, सेफ हो. ठीक है, ये था राइट टू बी प्रोटेक्टेड. सेकेंड है राइट टू बी इन्फॉर्म. आपको कोई भी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको क्या मिलना चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए. आपको पूरा राइट्स है कि आप इन्फॉर्मेशन गेट कर सको. कोई भी प्रोडक्ट लेते वक्त आप उसके क्वांटिटी हो गया या फिर क्वालिटी हो गया, ठीक है, उसकी प्योरीफाई चेक करना. तो आपको पूरा राइट्स है कि इन्फॉर्मेशन गेट कर सके. ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म.
about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods or services, as the case may be, so as to protect the consumer against unfair trade practice. ये है सेकेंड, राइट टू बी इन्फॉर्म। थर्ड है राइट टू बी एज्योर्ड। मतलब इसका मतलब होता है, राइट टू बी एज्योर्ड का मतलब होता है आप कोई भी प्रोडक्ट को अपने मतलब राइट टू बी चॉइस, ठीक है। एज्योर्ड का मतलब होता है राइट टू बी चॉइस, आप कोई भी प्रोडक्ट को अपने हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो। Wherever possible, access to a variety of goods and services at competitive prices for the convenience of the consumer, the Central Council has been charged with the responsibility of bringing about the organization of markets and market practices in such a way that all dealers are supplied with a variety of goods of the benefit of the consumer। ठीक है, आपके कंज्यूमर को जो मतलब बेनिफिट लगता है आप वो प्रोडक्ट को चॉइस कर सकते हो। ये है राइट टू बी एज्योर्ड। फोर्थ है राइट टू बी हर्ड। हर्ड का मतलब होता है, राइट टू बी हर्ड मतलब सुनवाई का अधिकार है। आप जैसे कि आपने कोई कंप्लेन किया है तो आप मतलब कि सुनवाई कर सकते हो, आपको इतनी राइट्स है। एंड टू बी एज्योर्ड दैट कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू टू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फॉरम। ठीक है, आप रिसीव कर सकते हो। राइट टू बी हर्ड इज नॉट ओनली द फॉरमोस्ट राइट ऑफ कंज्यूमर, इट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑल्सो। फिर है आपका फिफ्थ है राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है निवारण करना। आपने जो कंप्लेंट किया है उसका निवारण हुआ है कि नहीं, आप वो चेक कर सकते हो। आपकी राइट्स है अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, the consumer have been given exploitation, the right can be explained clearly by following example कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, इसका निवारण करने का। सिक्स्थ है आपका राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन। मतलब कि कंज्यूमर को शिक्षा का भी अधिकार है, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड द राइट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स है ये, बिकॉज वन द पीपल आर रेंडर्ड कॉन्शियस ऑफ देयर पावर, they may perhaps feel encouraged to struggle against exploitation by manufacturer and traders। तो ये मेन आपकी राइट्स है कि आपको एजुकेशन का पूरा राइट्स है, कंज्यूमर एजुकेशन। ये थे टोटल 6 राइट्स जो कंज्यूमर्स के हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, ये 2019 में अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कुछ चीज़ को चेंज किया गया, ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट के बारे में मैं बाद में टॉपिक पे वीडियो बना लेती हूँ। जैसे ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, जैसे कि आपको मैंने बताया था ना रिड्रेसल एजेंसी, जिसमें 3 लेवल है, और मैंने उसमें आपको वैल्यू बताया था कि अगर 20 लाख तक की अगर आपको 20 लाख तक की अगर कंप्लेन है तो आप कहाँ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो ये सारे वैल्यू चेंज हो चुके हैं। मतलब 2019 में जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो न्यू मतलब चेंज हुआ, अमेंडमेंट हुआ था, इसमें इसी चीज़ पे बातचीत हुई थी जिसमें सारे वैल्यू को चेंज कर दिया गया है। ओके, तो ये हो गया रिड्रेसल। हाँ, ये अमेंडमेंट के बारे में मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बता दूंगी। तो आई होप आप लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में समझ में आ गया हो। तो थैंक यू।